हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी उनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ इज कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोलरॉस लॉ का हम यूज करते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कोलरॉस लॉ। और इसके लिए हमें तीन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, CH3COOH। इट इज एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसी की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो स्ट्रॉन्ग होंगे, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन भी दिखाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे? तो वो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे HCl, CH3COONA, सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हमें इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी। ये जो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी सबसे पहले हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी, और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से हम इस एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे? अब हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे HCl। तो जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है HCl, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ। सो HCl gives 1 H+ आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। तो इसके लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ। सो वो इक्वेशन क्या होगी? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 ले लेंगे। इसी तरह से इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन को लिखेंगे। तो इससे हमें कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से एनायन मिलते हैं? हमें इससे एसीटेट और सोडियम आयन मिलेंगे, और इससे हमें मिलेंगे सोडियम और क्लोराइड आयंस। तो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो CH3COONA, सोडियम एसीटेट के लिए इक्वेशन क्या होगी? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ
the limiting molar conductivity of sodium chloride, limiting molar conductivity of सोडियम क्लोराइड। और इसके लिए भी इक्वेशन क्या होगी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। और ये हमारी इक्वेशन होगी नंबर 3। अब इन्हीं 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो इन्हीं से कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसमें एसीटेट आयन है और इसमें H+ आयन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके इसमें से हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हेन वी ऐड इक्वेशन 1 and 2 and subtract equation 3, then what happen? So limiting molar conductivity of HCl plus limiting molar conductivity of sodium acetate minus limiting molar conductivity of NaCl। तो इसकी हेल्प से हम एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एनायन क्लोराइड आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे इस तरह से, तो हम यहाँ इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है इससे कैंसिल हो जाएगी और जो ये वैल्यू है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m0 CH3COOH। तो इस तरह से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स में इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी, इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन होगी और इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन होगी। तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी दैट वैल्यू इज फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम ये शो कर सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। कब, जब हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए होंगे और उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन होगी। अब हम यहाँ एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड और उसके लिए 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन होंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट लैम्डा m0 फॉर एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को हम लिख सकते हैं HAC। तो ये क्या है, ये एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव। तो हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन हैं विच आर HCl,
NaCl एंड सोडियम एसीटेट, और इनकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की गिवन है। तो HCl के लिए है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सोडियम क्लोराइड के लिए है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सोडियम एसीटेट के लिए है 90.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इन्हीं की हेल्प से हम एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट HCl is equal to lambda naught limiting conductivity of H plus ion and limiting conductivity of chloride ion, and for sodium chloride we can write, हम लिख सकते हैं limiting conductivity of sodium plus limiting conductivity of chloride ion, और सोडियम एसीटेट के लिए हम लिख सकते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, और ये वैल्यू क्या है 425.9, 126.4 और 90। तो इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम जो इक्वेशन 1 और 2 है, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम किस तरह से यूज़ करेंगे कि H प्लस इसमें आयन है और एसीटेट आयन इसमें है, जिनको हमें ऐड करना होगा। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को। सो वी कैन राइट लैम्डा H नॉट H प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन माइनस, हम माइनस करेंगे लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम माइनस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। और तो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इससे ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें इनकी वैल्यूज जो गिवन है उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या है, HCl के लिए 425.9 प्लस 90 माइनस 126.4 एंड इट कम्स आउट 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचता क्या है हमारे पास, एक लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो इनको जब हम लिखेंगे H प्लस प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट, वो क्या आया है हमारा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, and it is lambda m naught CH3COOH and it is equal to 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से
हमने क्या देखा, हमने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ किया और उन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया है। तो इसी तरह से अदर एग्जांपल्स में भी हम इसी तरह से इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसी की हेल्प से हम जो गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ इज इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है कि हमने कितने फॉर्मूला यूनिट या कितने मॉलिक्यूल्स किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए थे और जब हम उनको वाटर में ऐड किया उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स उनके डिसोशिएट होते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो डिसोसिएशन to the total number of molecules of that electrolyte taken. So degree of dissociation को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये एक रेशियो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल्स उसके डिसोसिएट हुए हैं और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। मॉलिक्यूल्स की जगह हम मोल्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की जगह हम मोल्स भी यूज कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होता, उनका डिसोसिएशन होता है पार्शियली। तो हमें पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स का उनका डिसोसिएशन हुआ है, तो उसके लिए भी हम कोलरॉस लॉ को यूज़ करेंगे और उससे पता लगाएंगे उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो किस तरह से हम कोलरॉस लॉ का यूज़ करेंगे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ लिमिटर कंडक्टिविटी ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए। और जब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें मिलती है दैट गिव्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने की। बट वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन। तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक electrolyte. The third application of Kohlrausch law is in calculation of dissociation constant of weak electrolyte. तो कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम
क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लेंगे उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट solution at concentration C, their weak electrolyte हम मान लेते हैं अपना AB, और AB का जब पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होगा तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उसमें A प्लस B नेगेटिव, और इसके लिए जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए क्या होगा, E प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B एंड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर क्या कंसंट्रेशन होगी A प्लस आयन की और B नेगेटिव आयन की, और डिवाइड करेंगे हम उस कंसंट्रेशन ऑफ AB से जो उस टाइम पर हमें मिलेगी जिनका डिसोसिएशन वहाँ पर नहीं हो पाया है। तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसलिए, एंड दैट इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, एंड 1 माइनस अल्फा इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट at equilibrium which do not undergo dissociation, and the concentration of A plus and B negative ions is C alpha square। तो अल्फा की वैल्यू को हम लैम्डा एम सी और लैम्डा एम नॉट से फाइंड आउट कर लेंगे। उस अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, और जो कंसंट्रेशन हमने उस इलेक्ट्रोलाइट की ली है उसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें Kc की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 माइनस अल्फा कैसे आया है अपना करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है वीक, और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो हमें एक इक्विलिब्रियम मिलेगा उस इक्वेशन में, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है AB की जो हमने ली है स्टार्टिंग में, इट इज C। तो जब इसका डिसोसिएशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन में हमें कैटायन और एनायन भी नहीं मिलेंगे। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट AB। तो C अल्फा मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होगा तो C अल्फा ही हमें कैटायन मिलेंगे, C अल्फा ही हमें एनायन मिलेंगे, और इक्विलिब्रियम पर कितने AB मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, कितने मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो गया, C माइनस C अल्फा। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम, एंड इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इक्विलिब्रियम। तो इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर क्या कंसंट्रेशन थी कैटायन की C अल्फा, और क्या कंसंट्रेशन थी एनायंस की B नेगेटिव की, वो भी C अल्फा थी, और कितनी कंसंट्रेशन हमें मिली है AB इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स की जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ, C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से हम C कॉमन ले लेंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा C, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा C अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस में अल्फा, एंड इट इज इक्वल टू Kc जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो इसमें पुट कर देंगे तो हमें Kc की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ। Our last application of Colros law is in calculation of solubility of sparingly soluble salt। अब सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि जो sparingly soluble salts हैं वो किस तरह के salts होते हैं,
जैसे एग्जांपल मैं पहले बताऊंगा, जैसे AgCl, BaSO4, PbSO4 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होंगे विच डिजॉल्व्स इन वेरी लेस अमाउंट इन वाटर, जिनकी केवल बहुत कम अमाउंट ही वाटर में डिजोल्व होगी। इस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जितनी भी अमाउंट्स इन सॉल्ट्स की डिजोल्व होगी वाटर में, और उस से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट होगी सॉल्ट्स की, किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की, दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो उसकी कितनी मैक्सिमम अमाउंट उस सॉल्ट की डिजॉल्व हुई है वाटर में, जब हमने उसका सॉल्यूशन बनाया है वाटर में, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनी सॉल्ट रिप्रेजेंट द solubility ऑफ दैट सॉल्ट। तो जो भी अमाउंट इन सॉल्ट्स की डिजोल्व होगी सॉल्यूशन बनाने में, वो अमाउंट उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी, एंड दैट इज वेरी डाइल्यूट solution of any salt, because these salts are the sparingly soluble salt। तो इस कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, मतलब उस सॉल्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे कि उस सॉल्ट की कितनी अमाउंट उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुई है। वी नो दैट, इसके लिए हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, so the mathematical expression for molar conductivity of solution of an electrolyte is lambda m is equal to kappa into v, और v को हम क्या लिख सकते हैं? kappa into 1000 by molarity, and molarity represents the amount of electrolyte प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन और जो सॉल्यूट है हमारा, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस सॉल्यूशन में उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की मैक्सिमम amount is present in that solution। और किसी भी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होती है, दैट रिप्रेजेंट द solubility ऑफ दैट सॉल्ट। और सॉल्यूट वो क्या होगी? उस सॉल्ट या सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और जब किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें जो भी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट होगी, दैट रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट। सो मोलरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे।
then we get lambda m is equal to kappa into 1000 by solubility। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी को हमने प्रूव किया है solubility के इक्वल, सो वी कैन रिप्लेस मोलरिटी बाई solubility। तो मोलरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, solubility को लिख सकते हैं। और जब इस सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी तो उसके लिए यहाँ पर नोट हम यूज करेंगे। एंड ऑन रीअरेंज, जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी विच इज इक्वल टू solubility is equal to kappa into 1000 by lambda m नॉट। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ही कम डिसोसिएशन होगा। इसी तरह से जो हमारा सॉल्ट है दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसकी बहुत ही कम अमाउंट डिसॉल्व होगी, तो वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करता है। तो हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है। और इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाई कोलरॉस लॉ। तो कोलरॉस लॉ की हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की फाइंड आउट कर लेंगे और उसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके लिए भी हम कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और जब इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, या उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने 4 एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ की डिस्कस की हैं, एंड दीज एप्लीकेशंस आर in calculation of molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. Next is in calculation of degree of dissociation of weak electrolyte. Third one is in calculation of dissociation constant of weak electrolyte. And fourth is in calculation of solubility of sparingly soluble salt. तो sparingly soluble salt की solubility को भी हम calculate कर सकते हैं बाई यूजिंग कोलरॉस लॉ।